हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदर्श शर्मा डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स के लेक्चर नंबर 23 में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कॉम्प्रेशन मेंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, टेंशन मेंबर हमारा पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। वो हमारा पिछला वाला चैप्टर था। ठीक है, देखिए टेंशन मेंबर कॉम्प्रेशन मेंबर दोनों लगभग एक ही तरह है सब कुछ, बस थोड़ा सा अंतर है। टेंशन मेंबर जो होता है वो हमेशा और हमेशा किस स्थिति में रहता है, टेंशन की स्थिति में रहता है। सेम उसका अपोजिट अगर है, कॉम्प्रेशन मेंबर हमारा हमेशा और हमेशा कॉम्प्रेशन में रहता है। अब देखिए यहाँ कॉम्प्रेशन मेंबर दो तरीके से हो सकते हैं। एक तो आपका कॉलम के फॉर्म में हो सकता है और एक आपका स्ट्रट के फॉर्म में हो सकता है। आपने ऑलरेडी सेकंड ईयर वगैरह में जब फॉर्म पढ़ा होगा तो इसके बारे में जाना होगा कि कॉलम क्या होता है, स्ट्रट क्या होता है। कॉलम की एक स्पेशल कंडीशन होती है जिसको हम स्ट्रट कहते हैं। जब भी कोई एक्सियली लोडेड कॉलम इंक्लाइंड हो जाता है तो उसको हम कॉलम की जगह स्ट्रट बोल देते हैं। ठीक है ना। तो आज हम कॉम्प्रेशन मेंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने आपको टेंशन मेंबर में ही कॉम्प्रेशन मेंबर का इंट्रोडक्शन बता दिया था, एक फिगर बेल्ट पुली वाला डायग्राम बना के हमने आपको बता दिया था कि कॉम्प्रेशन मेंबर कौन सा होगा। ठीक है ना। तो स्टडी करते हैं कॉम्प्रेशन मेंबर की। ठीक है, हम इसमें किस कॉम्प्रेशन मेंबर की स्टडी करेंगे? हम इसमें हमेशा हमेशा एक्सियली लोडेड कॉम्प्रेशन मेंबर के बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। सबसे पहले कुछ छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी के बारे में देख लेते हैं कि कॉलम क्या होता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉलम क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉलम होता क्या है। कॉलम कॉलम क्या होता है? कॉलम एक ऐसा मेंबर है, कॉलम क्या है, एक ऐसा मेंबर है जिसपे हमेशा एक्सियली लोडेड लोड आता है। एक्सियली लोडेड लोड आता है। ठीक है ना। उसको हम क्या बोलते हैं? ऐसा मेंबर जिसपे लोड जो हो एक्सियली लोडेड हो। ठीक है ना। जो यानी कि आप कह सकते हैं जो एक्सियली लोडेड मेंबर होता है वो कॉलम होता है। इसको आप लिख सकते हैं, कॉलम इज ए एक्सियली लोडेड मेंबर। ठीक है, तो कॉलम में क्या आपका, कॉलम आपका एक्सियली लोडेड मेंबर होता है। कॉलम आपका एक्सियली लोडेड मेंबर होता है, ये हमेशा एक्सियली लोडेड होता है। और कॉलम का ही एक स्पेशल कंडीशन होता है, क्या होता है? स्ट्रट। आगे हम लिख सकते हैं, स्ट्रट इज ए स्पेशल कंडीशन ऑफ कॉलम। स्ट्रट इज ए स्पेशल केस ऑफ कॉलम। special case of column which is undergoes compression load। ये हमेशा कैसा रहता है? कॉम्प्रेशन लोड के अंतर्गत रहता है। तो अब हम कॉलम और स्ट्रट का एक डिफरेंस आपको बता देते हैं। जैसे कि ये कोई मेंबर है आपका, ये कोई मेंबर है, ये क्या हो गया आपका बीच का ये आपका क्या है, समझ लीजिए कोई लोड जैसे पी लग रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये आपका क्या है? ये आपका कॉलम हो गया, ये आपका कॉलम हो गया। क्योंकि ये क्या है, ये वर्टिकल लोड लग रहा है। इस पे कौन सा लोड लग रहा है? पी। यहाँ पे क्या है? पी हमारा एक्सियल कंप्रेशन लोड है। पी हमारे यहाँ क्या है? एक्सियल कंप्रेशन लोड। ठीक है, देख रहे हैं पी हमारा कैसा लोड हो गया? पी हमारा एक्सियल कंप्रेशन लोड हो गया। अगर वो स्ट्रट की बात करें, स्ट्रट क्या होता है? स्ट्रट की बात करें, स्ट्रट क्या होता है? तो स्ट्रट भी कॉलम ही है, लेकिन ये क्या हो जाता है? ये इंक्लाइंड हो जाता है। ये क्या हो जाता है? ये आपका इंक्लाइंड हो सकता है। अच्छा ठीक है, अभी इसमें कॉलम का एक किस्सा बता दीजिए। ये क्या है? ये आपका एक्सियल कंप्रेशन लोड हो गया। इसी में क्या हो सकता है? इसी में आपका एक इसेंट्रिक हो सकता है। इसेंट्रिक हो सकता है कि इसेंट्रिक कैसे हो सकता है? ये आपका कॉलम है, ये इसका क्या है? सेंटर है। तो जो लोड है वो सेंटर में ना लग के सेंटर से कुछ दूर लगे। मान लीजिए लोड सेंटर में ना लग के सेंटर से क्या लगे? कुछ दूर लगे। ठीक है, ये वाला जो सेंटर से जितनी दूरी पे लगता है, साइड से जितनी दूरी पे लगता है, इसको हम स्मॉल ई बोलते हैं।
स्मॉल ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के कंडीशन को हम बोलते हैं, यहाँ पे जो पी होता है, यहाँ पे पी हमारा क्या होता है, इसेंट्रिक कंप्रेशन लोड होता है, इसेंट्रिक कंप्रेशन लोड होता है, इसेंट्रिक कंप्रेशन लोड। और ई हमारा क्या होता है, यहाँ पे ई हमारा इसेंट्रिसिटी होता है, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा इसेंट्रिसिटी होता है। क्लियर। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारे कॉलम के दो कंडीशन हो गया, एक एक्सियल कंप्रेशन लोड हो गया, एक इसेंट्रिक कंप्रेशन लोड हो गया, ठीक है। एक्सियल को हम सेंट्रिक कंप्रेशन लोड भी कहते हैं। दूसरा हमारा आता है स्ट्रट, क्या होता है, दूसरा हम स्ट्रट के बारे में बात करते हैं। तो अगर किसी कंप्रेशन मेंबर, अगर किसी कॉलम को क्या कह रहे हैं, हम इंक्लाइन कर दें, ये आप देख रहे हैं हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको किसी एक एंगल पे इंक्लाइन कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए थीटा है, थीटा क्या है, इंक्लाइनेशन है। थीटा आपका यहाँ पे क्या है, थीटा आपका इंक्लाइनेशन एंगल है, थीटा आपका इंक्लाइनेशन है, थीटा पे इंक्लाइन किया गया है, थीटा पे आपका, थीटा पे आपका इंक्लाइन किया गया है। पी यहाँ पे क्या है, कंप्रेशन लोड है, पी आपका क्या है, कंप्रेशन लोड है, पी आपका। अब यहाँ पे एक्सियल कंप्रेशन लोड हम नहीं कहेंगे, क्योंकि ये क्या है, किसी एक एंगल पे झुक गया, तो इसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो इस तरह के केस को हम क्या कहते हैं, स्ट्रट कहते हैं। जब ये इधर भी झुका है, स्ट्रट होगा। अगर मान लीजिए ये इस तरह रहता, ये कुछ इधर इधर ऐसे रहता, ये इस तरह ऐसे झुका रहता, तो भी क्या होता, तो भी हमारा स्ट्रट ही होता, ठीक है। ये आपका पी हो गया और ये आपका पी हो गया, तो भी उसको क्या कहते हैं, तो भी इसको स्ट्रट ही कहते हैं। उस समय भी ये क्या होता, हमारा स्ट्रट ही होता, ठीक है ना। तो इस तरह के अगर केस आपको कहीं मिलते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्ट्रट बोलते हैं, ठीक है। इतनी बेसिक चीजें नोट करिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं, टाइप्स ऑफ कॉलम के बताते हैं कि इन उसके कंडीशंस के आधार पे कॉलम कितने तरीके से हो सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ कॉलम के बारे में बता रहे हैं। अब आगे हो जाते हैं टाइप्स ऑफ कॉलम के बारे में, कि टाइप्स ऑफ कॉलम कितने तरह का होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कॉलम, कॉलम के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो कॉलम में अलग अलग कंडीशंस होती है, उस कंडीशन पे के आधार पे कॉलम कई तरीके के होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बेस्ड ऑन लोडिंग, सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, बेस्ड ऑन लोडिंग, लोडिंग के आधार पे। तो पहला अगर हम बात करते हैं बेस्ड ऑन लोडिंग, लोडिंग के आधार पे बात करते हैं कॉलम कितने तरीके का होता है। तो लोडिंग के आधार पे कॉलम हमारा दो तरीके का होता है, लोडिंग के आधार पे कॉलम हमारा क्या होता है, दो तरीके का होता है। पहला एक्सियली लोडेड होता है और दूसरा होता है इसेंट्रिक लोडेड, ठीक है ना। शायद आपको ये पता नहीं ये कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। आई थिंक ये आपको कलर दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है। मैं इसको दूसरे ब्लैक से लिख देता हूँ, इसको मैं ब्लैक से लिख। तो पहला होता है बेस्ड ऑन लोडिंग, एक सेकंड स्टूडेंट्स, एक सेकंड बस। तो पहला आपका क्या होता है, बेस्ड ऑन लोडिंग, लोडिंग के आधार पर कितने तरीके होते हैं। तो
जस्ट मैंने अभी आपको बताया बेस्ड ऑन लोडिंग, लोड के आधार पर कितने तरीके के कॉलम होते हैं, दो तरीके के होते हैं। पहला वाला क्या है, पहला वाला आपका होता है एक्सियली लोडेड, एक्सियली लोडेड कॉलम, जो कि मैंने आपको जस्ट में बताया। और दूसरा आपका क्या होता है, सेंट्रिक लोडेड कॉलम। दूसरा आपका क्या होता है, सेंट्रिक लोडिंग कॉलम। ठीक है, यह आपका क्या हो गया, पहला बेस्ड ऑन लोडिंग। दूसरा आता है बेस्ड ऑन सिलेंडरनेस रेशियो, बेस्ड ऑन सिलेंडरनेस रेशियो। बेस्ड ऑन सिलेंडरनेस रेशियो, सिलेंडरनेस रेशियो के आधार पे कितने तरीके का होता है। सिलेंडरनेस रेशियो को क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं। सिलेंडरनेस रेशियो के अगर आधार पे हम देखें तो कॉलम तीन तरह का होता है, ए बी एंड सी। पहला क्या होता है, शॉर्ट कॉलम होता है। शॉर्ट कॉलम में जो सिलेंडरनेस की वैल्यू रहती है वो कहाँ से कहाँ तक रहती है, वो 30 से लेके 120 तक रहती है। ठीक है ना, नहीं 0 से लेके 130 रहती है। ये आपका रहता है सिलेंडर रेशियो में 0 से 30 तक। मीडियम कॉलम में रहता है जो सिलेंडरनेस रेशियो का वैल्यू रहता है 30 से लेके 120 रहता है। और जो आपका लॉन्ग कॉलम होता है ये आपका 120 और मोर देन 120 या उससे ज़्यादा रहता है। ठीक है ना, ये तीन तरीके से होता है। ठीक है, अभी हम आपको आगे बताएंगे कि सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है, कि इसमें कैसे फार्मूला वगैरह लिया जाता है, कैसे कैसे क्या लिया जाता है, तो हम आपको आगे बताएंगे। ये मैंने सिलेंडरनेस रेशियो के आधार पर बता दिया कि सिलेंडरनेस रेशियो के आधार पे तीन तरीके के ये कॉलम्स होते हैं। ठीक है ना, इसके बाद अब चौथा आता है बेस्ड ऑन, तीसरा आता है बेस्ड ऑन इंड कंडीशन। बेस्ड ऑन इंड कंडीशंस, इंड कंडीशंस के आधार पे कॉलम जो होते हैं वो चार तरीके के होते हैं। अगर हम किसकी बात करें, इंड कंडीशन की बात करें, तो इसके आधार पे जो हमारे कॉलम होते हैं वो चार तरीके के होते हैं। पहला होता है बोथ एंड्स आर हिंज, जब दोनों सिरे हिंज हो तो इसमें क्या होता है, जो इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू होती है वो एक्चुअल लेंथ के बराबर होती है। दूसरा होता है बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, जब दोनों कंडीशन क्या हो जाए, जब दोनों के दोनों क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, तो इसमें जो एल की वैल्यू होती है L/2 की वैल्यू होती है, दोनों फिक्स हो जाए तो 12 होता है। एक सेकंड, सी वाला आपका होता है वन एंड इज फिक्स, अदर इज फ्री, वन इज फिक्स अदर इज फ्री। चौथा होता है वन एंड इज फिक्स अदर इज हिंज, अदर इज हिंज। तो इसका होता है L बराबर L/√2। एक फिक्स एक हिंज रहता है तो L/√2 होता है।
और एक फिक्स रहता है एक फ्री रहता है, फिक्स रहता है एक फ्री रहता है। इन दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे कि जब दोनों यूनिट फिक्स हो जाता है तो आधी हो जाती है, शायद इसमें 12 हो जाता है, एक फिक्स और एक फ्री रहता है 12 हो जाता है, कुछ इस तरीके की क्या होती है कंडीशंस होती है। अब चौथे की बात करते हैं, तो चौथा क्या होता है, बेस्ड ऑन कंडीशन, सॉरी बेस्ड ऑन इफेक्टिव लेंथ, बेस्ड ऑन इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लंबाई के आधार पे, बेस्ड ऑन इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ के आधार पे, इफेक्टिव लेंथ के आधार पर कितने तरीके होता है। तो इफेक्टिव लेंथ के आधार पर कई सारे तरीके का होता है, लेकिन इसमें जो मेन मेन है वो हम आपको क्या करेंगे, जो मेन मेन है वो आपको बता देंगे, ठीक है ना। पहला जो होता है बोथ एंड्स आर होल्ड, पहला आपका क्या होता है, बोथ एंड्स आर होल्ड, both ends are hold in position and in both ends are hold in position and restrained against rotation, against rotation। अगर इस तरीके का केस रहता है तो जो एल इफेक्टिव की वैल्यू होती है, एल इफेक्टिव की वैल्यू होती है ये आपको 0.65 ये होता है। एल मतलब एल इफेक्टिव है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, एक फिक्स रहे और एक हिंज रहे, एक फिक्स रहे एक हिंज रहे, तो दूसरा वाला ये केस होता है। तो दूसरे वाले में हम क्या लिख देंगे, डी लिख देंगे, दूसरा वाला ये केस होता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगर सी वाले की बात करते हैं तो सी क्या होता है, एक फिक्स रहता है एक फ्री रहता है, एक फिक्स है और एक फ्री है, एक फिक्स है एक फ्री है तो 12 होता है, इसमें सी वाला केस होता है, सी में सी वाला केस होता है। और डी वाला बात करते हैं तो डी में क्या होता है, बोथ एंड्स आर हिंज, बहुत ये वाला ए वाला केस होता है, ठीक है ना। तो इसके केस क्या होते हैं, इसके केस कुछ मिलते जुलते हैं, तो इस तरीके से आप क्या नोट कर लीजिएगा, इसके जगह वो नोट कर लीजिएगा जो मैंने आपको अभी जस्ट बताया, ठीक है ना। क्योंकि यही 4-5 आपके काम आते हैं तो ज्यादा होते हैं लेकिन सब काम में नहीं आते, तो दो जो काम में आते हैं उनके उनके बारे में आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया वो, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको बताता हूँ सिलेंडर रेशियो क्या होता है और इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, दो चीज बताता हूँ। अगला आता है इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ इसको भी इफेक्टिव बोलते हैं। इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, देखिए इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, कोई भी कॉलम है उसका पर प्रेजेंट में इंड कंडीशन क्या है, जैसे समझिए ये कोई एक कॉलम है, ये कोई एक कॉलम है, अभी प्रेजेंट के केस में ये कॉलम ऐसा है, प्रेजेंट के केस में ऐसा है, जैसे इस कॉलम पे हमने लोडिंग लगाई, जैसे इस कॉलम पे हमने क्या लगाई, हमने लोडिंग लगाई, समझिए हमने क्या किया, इस पे कोई लोडिंग लगाया, जैसे ही लोडिंग लगाया इस कॉलम पे क्या हो गया, बकलिंग हो गया, ये कॉलम बकल हो गया, बकल होकर टेढ़ा हो गया, और टेढ़ा हो गया कुछ इस तरीके का केस हो गया। तो अब देख रहे हैं इसकी इंड कंडीशन चेंज हो गई, यहाँ पे इसकी लेंथ क्या थी, कैपिटल एल थी, लेकिन अब यहाँ पे इसकी इंड कंडीशन चेंज होकर क्या हो गई है, एल इफेक्टिव हो गई है, यहाँ पे इसकी कंडीशन चेंज होकर क्या हो गई, एल इफेक्टिव हो गई है। तो यही होती है प्रभावी लंबाई, ठीक है। लोड में आने के बाद इसकी लेंथ में क्या चेंजेस आई हैं, इसकी इंड कंडीशन में क्या चेंजेस आई है, यही इसी को हम बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। आगे हम देखते हैं सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है, सिलेंडरनेस रेशियो,
देखिए स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है। स्लेंडरनेस रेशियो की अगर हम बात करते हैं, स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, तो हम इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है। स्लेंडरनेस रेशियो जो हमारा होता है लेमडा, लेमडा का अगर हम फार्मूला लिखना चाहें तो इसका फार्मूला कुछ होता है एल इफेक्टिव अपॉन आर मिनिमम। आर मिनिमम क्या होता है हमारा, आर मिनिमम हमारा होता है रेडियस ऑफ जाइरेशन, रेडियस ऑफ जाइरेशन परिभ्रमण त्रिज्या, रेडियस ऑफ जाइरेशन यानी परिभ्रमण त्रिज्या। परिभ्रमण त्रिज्या के बारे में आपने सुना होगा। अब अगर इसके फार्मूले की बात करें परिभ्रमण त्रिज्या के, ठीक है ना, इसके फार्मूले की बात करें आर मिनिमम का, तो क्या होता है आई मिनिमम बाई ए, आई मिनिमम बाई ए। आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ए क्या है एरिया है, ठीक है ना, आई मिनिमम बाई ए या फिर आई एक्स बाई ए। और यहाँ से अगर आई एक्स की बात करते हैं, आई एक्स किसी के लिए क्या होता है बी डी पावर 3/12 और आई वाई वाई अगर देखते हैं तो क्या हो जाएगा डी बी पावर 3/12। इसमें से जो वैल्यू मिनिमम होगी उसी को हम बोलेंगे आई मिनिमम। इसमें से कौन सी वैल्यू होगी, जो कम वाली वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे आई मिनिमम, ठीक है। कम वाली वैल्यू को हम क्या बोलेंगे आई मिनिमम, ठीक है। तो रेडियस आप देखिए यहाँ पे क्या होता है, स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ और रेडियस ऑफ जाइरेशन का जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं स्लेंडरनेस रेशियो बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं इसका इसमें डिवाइड करते हैं, जब रेशियो निकालते हैं तो स्लेंडरनेस रेशियो आ जाता है। और रेडियस ऑफ जाइरेशन की बात करके ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एरिया का क्या होता है रेशियो होता है अंडर रूट में, ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें बेसिक हमने क्या किया आपको बता दी, ये बेसिक चीजें जो आपको आगे काम आने वाली है, जो आगे आपको क्या करने वाली काम आने वाली है, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो फिर हम अगला टॉपिक आपको बता दें स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्प्रेशन मेंबर। कॉम्प्रेशन मेंबर का स्ट्रेंथ क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में कुछ हम आपको बता दें, स्ट्रेंथ ऑफ कॉम्प्रेशन मेंबर, ठीक है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ ए कॉम्प्रेशन मेंबर, कि अगर किसी कॉम्प्रेशन मेंबर का स्ट्रेंथ निकालना हो तो किस तरह निकालेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ ए कॉम्प्रेशन मेंबर, स्ट्रेंथ ऑफ ए कॉम्प्रेशन मेंबर। तो देखिए अगर किसी भी कॉम्प्रेशन मेंबर का हमको क्या निकालना है, स्ट्रेंथ निकालना है। किसी भी कॉम्प्रेशन मेंबर का स्ट्रेंथ निकालना है तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेस। अगर एरिया का हम स्ट्रेस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा, स्ट्रेंथ निकल जाएगा। अब अगर कॉम्प्रेशन मेंबर में बात करें तो कॉम्प्रेशन मेंबर में जो एरिया होता है हमारा वो क्या होता है, इसमें फिक्स्ड होता है। एरिया क्या होता है, इसमें चेंज नहीं होता है, इसमें फिक्स्ड होता है। इसमें हमेशा क्या लेते हैं, एजी ग्रॉस एरिया, ए ग्रॉस, हमेशा इसमें इस क्या लेते हैं, ए ग्रॉस यानी ग्रॉस एरिया लेते हैं। लेकिन अगर इसमें स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस हमारा क्या होता है, स्ट्रेस हमारा वेरी करता है, यानी चेंज होता है। स्ट्रेस हमारा क्या होता है, चेंज होता है, वेरी करता है। स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा एसी। स्ट्रेस को हम इसमें क्या बोलते हैं, सिग्मा एसी। स्ट्रेस हमारा क्या होता है, इसमें हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है ना। तो अगर बात करते हैं सिग्मा एसी छोड़ दीजिए, स्ट्रेस की अगर इसमें बात करें तो स्ट्रेस हमारा क्या होता है, अगर हम बात करते हैं सिग्मा एसी की तो ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/सिलेंडरनेस रेशियो। जो हमारा सिलेंडरनेस रेशियो होता है या जो हमारा लेमडा होता है
ये लेमडा का क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है, इसकी वैल्यू जो होती है लेमडा के अनुसार क्या होती रहती है, चेंज करती रहती है। अब अगर हम बात करें इसके स्ट्रेंथ के फार्मूले की, सिग्मा एसी के फार्मूले की बात करें, सिग्मा एसी अगर हम फाइंड कैसे करेंगे, सिग्मा एसी का जो फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा एसी इक्वल टू 0.6 एफसीसी एफवाई, 0.6 मल्टीप्लाइड बाई एफसीसी मल्टीप्लाइड बाई एफसीसी मल्टीप्लाइड बाई एफवाई डिवाइडेड बाई एफसीसी का पावर एन, एफसीसी का पावर एन प्लस एफवाई के पावर एन टोटल का पावर 1/n। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा कुछ सिग्मा एसी का फार्मूला होता है, सिग्मा एसी का फार्मूला होता है, जहां से एन की बात करते हैं वेयर कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी है। तो एन हमारा क्या होता है यहाँ पे, एन की अगर हम बात करते हैं तो एन हमारा यहाँ पे होता है फैक्टर, एन हमारा क्या होता है, फैक्टर होता है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितना लेते हैं, 1.4 लेते हैं, एन हमारा यहाँ पे फैक्टर होता है जिसकी वैल्यू 1.4 लेते हैं, ठीक है। सिग्मा एसी के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, कुछ बताना नहीं है। एफसीसी की बात करते हैं, एफसीसी क्या होता है, एफसीसी हमारा क्या होता है, इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस इन कॉम्प्रेशन। एफसीसी क्या होता है, इलास्टिक क्रिटिकल सेक्शन, इलास्टिक क्रिटिकल स्ट्रेस इन कॉम्प्रेशन, कॉम्प्रेशन। अगर इसके वैल्यू की बात करते हैं तो इसका वैल्यू क्या होता है, इसकी पाई स्क्वायर ई अपान लेमडा का स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, पाई स्क्वायर ई अपान सिलेंडरनेस रेशियो या इसका स्क्वायर, ठीक है। आप इसको क्या सिलेंडरनेस रेशियो भी लिख सकते हैं यहाँ से, पाई स्क्वायर ई अपान सिलेंडरनेस रेशियो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं सिलेंडरनेस रेशियो। सिलेंडरनेस रेशियो का फार्मूला आपको पता है, जैसे स्क्वायर हटाते हैं तो ये चीज स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। इस चीज की बात हो गई। अब हमारे पास और क्या बच गया, इसकी वैल्यू हो गई, और आपका क्या टर्म बच गया, एफ वाई। एफ वाई के बारे में आपको पता है कि एफ वाई क्या होता है हमारा, एफ वाई हमारा क्या होता है, यील्ड स्ट्रेस होता है, यील्ड स्ट्रेस फॉर स्टील, यील्डिंग स्ट्रेस ऑफ स्टील, ठीक है ना। इसकी वैल्यू हमारी मेगा पास्कल में दी जाती है और ये वैल्यू हमको पहले ही बता दी जाती है कितना होगा, ठीक है। और इसमें तो कोई कुछ ऐसा है नहीं कि जो आपको क्या है बताने लायक है। हाँ, एक चीज और है कि इसमें ई आ गया, ई हमारा क्या होता है, यंग्स मॉडुलस होता है, ई हमारा क्या होता है, यंग्स मॉडुलस होता है, यंग्स मॉडुलस इलास्टिक कांस्टेंट होता है। ये हमारा क्या होता है, इलास्टिक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू हम कितनी लेते हैं, इलास्टिक हमारा, हाँ यंग्स मॉडुलस होता है, यंग्स मॉडुलस होता है, ठीक है, यंग्स मॉडुलस होता है, वही इलास्टिक कांस्टेंट होता है यंग्स मॉडुलस। इसकी वैल्यू लेते हैं 2 × 10⁵ मेगा पास्कल, 2 × 10⁵ मेगा पास्कल, इसको हम नॉर्मली लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे बच गया आपका एफ आई हो गया, एफ सी सी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सारी वैल्यू हो गई। सिग्मा एसी के बारे में आपको क्या है ऑलरेडी पता ही है। अब आपको एक फार्मूला यहाँ पे और बता दें किसका, आर मिनिमम का, क्योंकि आर मिनिमम का भी काम आता है। आर मिनिमम का हमने आपको फार्मूला क्या बताया है, आई मिनिमम बाई ए, आई मिनिमम बाई ए। और आई मिनिमम क्या होता है, आई मिनिमम की बात करें तो आई मिनिमम में एक आई एक्स होता है और एक आपका आई वाई वाई होता है। आई एक्स की बात करें तो क्या होता है, बी डी पावर 3/12, और ये क्या होता है, डी वी पावर 3/12, ठीक है ना। तो इसमें से जो मिनिमम होती है वो इसकी वैल्यू हो जाती है। ये क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये हमारा क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक।
ये हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। ठीक है, इतनी सारी चीजें हो गई। अब इसमें हम हमेशा हमेशा किस चीज के बारे में स्टडी करते हैं, आप हमेशा लिख लीजिए, वी ऑलवेज स्टडी अबाउट एक्सियल कंप्रेशन मेंबर। एक्सियल कंप्रेशन मेंबर के बारे में स्टडी करते हैं। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, स्ट्रट की बात करते हैं कि स्ट्रट अगर आ गया हो, स्ट्रट में किस तरह से केस लेते हैं। ठीक है, आपका स्ट्रट आ गया हो, अगर आपका स्ट्रट आ गया, ठीक है, तो कोई समझ लीजिए कि कोई ये क्या है, ये आपका क्या हो गया, समझ लीजिए कोई आपका एक स्ट्रट है, एक आपका स्ट्रस है, ये आपका क्या है, कोई एक ट्रस है, ये ट्रस इस तरीके से कुछ दे रखा है, ये ट्रस कुछ इस तरीके से दे रखा है, ये ट्रस कुछ इस तरीके से दे रखा है। मान लीजिए इसके पॉइंट है ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ये क्या है, ये इसके पॉइंट्स दे रखे हैं। अब अगर इसमें पूछ दे कि अगर ये कंटिन्यूअस है, ठीक है, इफ मेंबर आप कंटिन्यूअस, इसमें दो केस होते हैं। पहला केस क्या होता है, इफ मेंबर्स आर कंटिन्यूअस, अगर जो स्ट्रट लगे हैं वो क्या हो, वो कंटिन्यूअस हो। अगर मेंबर कंटिन्यूअस होगा तो क्या होगा, बहुत सारे सपोर्ट लगे होंगे, मेनी सपोर्ट्स, क्या होगा, बहुत सारे सपोर्ट्स होंगे। तो इस तरह के केस में एल इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाती है, इस तरह के एल इफेक्टिव के केस में वैल्यू क्या होती है, 0.7 एल से लेके एल तक होती है, 0.7 एल से एल तक होती है। और इसी का अगर जो बी वाला केस है, इफ मेंबर्स इसमें क्या हो, डिसकंटिन्यूअस हो, डिसकंटिन्यूअस रहेगा तो क्या रहेगा, 1 और 2 सपोर्ट रहेगा, ठीक है ना, 1 और 2 सपोर्ट्स, एक या 2 सपोर्ट्स रहेगा। तो इस तरीके के केस में जो एल इफेक्टिव हमारा होता है, एल इफेक्टिव की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो कैपिटल एल के करीब होती है, ठीक है, जो कैपिटल एल के करीब होती है। अब अगर एक केस और आ जाए कि अगर बोल्ट और रिवेट प्रयोग किया गया हो, अगर सिंगल बोल्ट या सिंगल रिवेट प्रयोग किया गया हो तो क्या होगा सी कंडीशन। अब ये कहता है इफ सिंगल या फिर वन रिवेट और बोल्ट, अगर सिंगल रिवेट या सिंगल बोल्ट प्रयोग किया गया हो तो समझ लीजिए कि ये कोई हमारा मेंबर है, इस मेंबर में क्या किया गया है, आपका सिंगल रिवेट या सिंगल बोल्ट प्रयोग किया गया है। तो इस तरह के केस में एल इफेक्टिव की वैल्यू क्या होती है, इस तरह के केस में जो एल इफेक्टिव की वैल्यू हो जाती है वो कैपिटल एल के करीब हो जाती है। इसी का डी वाला केस ले लेते हैं, इफ डबल या फिर 2 रिवेट्स या फिर बोल्ट्स आर, अगर 2 यूज किए गए हैं तब क्या होगा, तो यहाँ पे हम 2 बना देते हैं, समझिए, ये हमारा क्या बन गया, 2 बन गया। जब 2 बनेगा तो कुछ इस तरह होगा, इसका बकलिंग होगा कुछ, 2 वाले का बकलिंग इस तरह होगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो एल इफेक्टिव होता है, इसमें एल इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो जाती है, 0.85 पीएल के करीब हो जाती है, ठीक है। तो ये कंडीशन आप क्या रखिएगा, ये कंडीशन आप याद रखिएगा। इतने ही कंडीशन है जिससे आप क्या कर सकते हैं, सारा का सारा कॉम्प्रेशन मेंबर, पूरा हम कॉम्प्रेशन मेंबर क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ इतने ही केस से हम क्या कर सकते हैं, पूरा कॉम्प्रेशन मेंबर आपका सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ है नहीं कॉम्प्रेशन में। आज की वीडियो लेक्चर के लिए बस इतना ही हम लोग रखेंगे, कॉन्सेप्ट ही रखेंगे, और जो कल का वीडियो लेक्चर होगा, कल के वीडियो लेक्चर में हम न्यूमेरिकल्स वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे।
ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।